गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? नमस्कार सभी बच्चों को। तो क्लास 9th, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे हैं अपना। और मैं आपको बताऊं, ग्रेविटेशन मैंने बताया था ये वाला चैप्टर दो पार्टों में अपना डिवाइडेड है ना। जहाँ पर एक बार हम ग्रेविटेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे और दूसरा डेंसिटी वाला कंसेप्ट। तो जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है उसका मैं फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ और आज ये दूसरा पार्ट है। उस चैप्टर के मैंने बताए थे दो पार्ट है और पहले पार्ट जहाँ पर पूरा ग्रेविटेशन खत्म करेंगे पूरा फेज में, ठीक है। तो उसका तो आधा पार्ट मैं बना चुका हूँ, आधा ये दो पार्ट में ग्रेविटेशन खत्म हो रहा है। तो जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप वहां से देख सकते हैं। या फिर अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं जैसे ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है, सेंटीमीटर फोर्स क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और फ्री फॉल क्या है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या है, ये सारी बातें अगर आपको पता है तो आप बेशक इस वीडियो में बने रहो, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है ना। क्वेश्चन आज मैं इसमें सिखाने वाला हूँ। और अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल करने से कोई फायदा ही नहीं है। न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा, देन इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मास और वेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है और मास और वेट क्या होता है और मून पर वेट या फिर किसी और प्लैनेट पे वेट किस तरह से वैरी करने वाला है, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट आज रहने वाला है। स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने ना हम लोगों ने पढ़ा था मोशन चैप्टर। मोशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जब मूव करता है यानी मोशन में रहता है तब उसकी वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हमने तीन मेजर इक्वेशन भी सीखी थी। इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। पहली थी v इक्वल टू में u प्लस ए टी, एस इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2s, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है, t टाइम होता है और s डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग मोशन ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम कौन सा मोशन पढ़ेंगे? अब हम उन ऑब्जेक्ट का मोशन पढ़ेंगे जो अंडर द ग्रेविटी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल कंडीशन में होता है। अब फ्री फॉल क्या होता है तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से या नीचे से गिराया जाता है तो धरती उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि वहां पर कोई एयर वगैरह का उस पर फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। तो उस इन्फ्लुएंस के अंदर वो कितनी देर में ऊपर से नीचे आएगी अगर किसी टावर से या किसी बिल्डिंग से नीचे फेंका जाए, है ना। कितना अगर किसी कोई चीज इतनी नीचे में गिर रही है तो उसकी कितनी हाइट होगी। ऐसे जो क्वेश्चन है यानी जो फ्री फॉल कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन की जब हम स्टडी करते हैं, है ना, तो उस तरह के मोशन के लिए हमारे पास तीन इक्वेशन इसी पे बेस्ड हैं, बट वो तीन इक्वेशन थोड़ा सा चेंज है। वहां पर हम लोग ए ना लेकर जी यूज करते हैं, एक्सेलरेशन ना लेकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करेंगे, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना लेकर हम लोग हाइट कंज्यूम करते हैं, अज्यूम करते हैं। सॉरी, अज्यूम क्या करते हैं बेसिकली आप खुद ही समझ सकते हो कि भाई यहाँ पर हाइट देखी जाएगी ना, कितने ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी क्या डिस्टेंस उसने हाइट वाइज करा है, ना कि ये कि डिस्प्लेसमेंट कितना करा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को एच से दिखाया जा रहा है, ठीक है। बाकी इक्वेशन फिर हमारी ऐसी बन जाती है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी एंड h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g h, ठीक है। और आपको ये मोशन समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, है ना। यहाँ मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें से कि 2 मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं और 2 मैंने ऐसे थोड़े हल्के क्वेश्चंस लिए हैं। इवन आपको इनको करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देन आप एनसीईआरटी के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस करो। आप एक्स्ट्रा बुक्स के करना चाहते हो तो करो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में कुछ भी तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। सो बिना वक्त गवाए हम इन क्वेश्चन को डील करने शुरू करते हैं। और इसको डील करने से पहले कुछ बातें ना मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान देंगे ये दो बने बातें, मान लेते हैं हमारे टावर है, ठीक है। ऐसे जब भी बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फेंका जाता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका जाता है, ऊपर से नीचे फेंका जाता है, उस समय जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है यानी कि जी, इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि भाई भाई धरती इसको नीचे खींचना चाहती है और वो नीचे ही गिर रहा है, तो हमारे तो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा ना भाई, स्पीड बढ़ती जाएगी, धरती को खींच रहे उसी तरफ गिर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या करेगा? बढ़ेगा, यानी जी कैसा होगा? पॉजिटिव। दूसरी बात कि अगर आप किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, उस दौरान पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लेते हैं नेगेटिव। भाई नेगेटिव क्यों? क्योंकि धरती नीचे खींच रही है और इस चीज को आप ऊपर फेंक रहे हो, तो अपोजिट काम कर रहे हो ना, ये तो रिटार्डेशन हो रहा है। याद आ रहा है बेटा मोशन वाला चैप्टर, डिक्लेरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन बोलते हैं इसको, तो दैट्स व्हाई जी हम कह सकते हैं नेगेटिव। अच्छा, कुछ बातें और मैंडेटरी करेंगे कि जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। भाई जाहिर सी बात है, जैसे ऊपर से मैं इस चीज को फेंक रहा हूँ तो अभी क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? रुकी हुई है, 0। अब मैं इसको नीचे फेंकूंगा तो इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जब कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चलते हैं? 0। क्लियर है क्या? फाइनल कुछ ना कुछ होती है। अच्छा, और जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, भाई नीचे से ऊपर फेंकोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, कुछ भी हो सकती है, जिस भी स्पीड से आप फेंको, जैसे मैं इसको फेंकता हूं ऐसे
तो कुछ ना कुछ स्पीड से इसको फेंकूंगा। लेकिन एक टाइम बाद ये चीज जाती है और ऊपर जाकर रुक जाती है। ध्यान से समझना, किसी भी चीज को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो एक टाइम बाद ये देखो ये यहाँ पर रुकी, उसके बाद फिर दोबारा नीचे आई। जब यहाँ पर रुकती है तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो अगर किसी भी चीज को हम किसी पर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक हाइट के बाद क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। ये दो बातें ध्यान रखेंगे, एक जी के लिए और एक ये वी और यू के लिए। उसके बाद आपसे सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, चलो अगर आप लोगों ने इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, बाकी मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो फटाफट से क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन का तरीका भी बताते चलूंगा साथ साथ में। ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक पत्थर को एक टावर से फेंका जा रहा है, जाहिर सी बात है। अब मैंने आपको बताया किसी चीज को जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। बस अब तो मजा आने लग गया भाई। ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, पॉजिटिव और जी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, और वो ऊपर से नीचे गिर रहा है और ग्राउंड तक पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, इफ टेक्स 4 सेकंड टू रीच द ग्राउंड, तो टाइम कितना लग रहा है बेटा इसको, ये गिवन है हमें 4 सेकंड लग रहा है। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कह रहा है कितना हाइट है टावर का। ध्यान से देखो, यू पता है, जी पता है, टी पता है, एच पूछ लिया आपसे, जरा देखो कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं। वी नहीं बताना अपने को, तो आप पहला और आखिरी तो लगा ही नहीं सकते, जाहिर सी बात है सेकंड लगाएंगे। चलो, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो एच बराबर में यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, और यू कितना है हमारे पास, 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। दैट सो हाफ इंटू में जी की वैल्यू कितनी लेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जी की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि जी की वैल्यू आप 9.8 लेंगे, ठीक है, तो आप 9.8 ही लेंगे जो उसमें मेंशन है। और अगर मेंशन नहीं है तो आप 9.8 या अप्रोक्सीमेट 10 भी ले सकते हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी। देखो जहां जहां जी, देखो जहां जहां जी मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ कि 9.8 लेना, वहां मैं 10 ले लूंगा, ठीक है, इससे मेरे क्वेश्चंस को आसानी। और जरूरी है कि आप 10 9.8 भी लोगे तब भी आंसर आएगा। तो चलो एक काम करूंगा, मैं इसमें 10 लेके दिखा दूंगा, इसमें 9.8 लेके दिखा दूंगा। चलो आगे बात करते हैं, हाफ हो गया, जी की वैल्यू कितनी ले रहा है, कि क्वेश्चन में मेंशन है तो 9.8, और टाइम कितना है हमारे पास, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4। तो इसको इससे काटेंगे, 2 2 जा 4, so then 9.4 2 जा 8, तो 9.8 इंटू में 8 और दैट 18 4.78.4 मीटर। तो हमारे पास बेटा हाइट कितनी आ गई, 78.4 मीटर, ठीक है। जरा समझ रहे हो, समझ आया क्या बेटा सबको, जल्दी से इसको उतार लो, जल्दी से देखो आप लोग, करा क्या, बेटर। दूसरा क्वेश्चन देखें, अगर आपने कर लिया तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। आंसर नंबर 2 कह रहा है एक टॉय कार, एक खिलौना गाड़ी है, उसको ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, आई थिंक सो फॉल्स टू द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ फेंका जा रहा है। जाहिर सी बात है, फटाफट से गिवन लिखो, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है भाई, तो यू की वैल्यू 0, और उसको टाइम कितना लग रहा है ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, टी भी दे रखा है अपने को 0.4 सेकंड। अच्छा, जी भी अपने को पता है पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ पर देखो मेंशन नहीं है ना, जी 9.8 लेना है, तो अप्रोक्सीमेट 10 भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यू पता है, टी पता है, जी पता है, इसके अलावा कुछ पता है क्या, नहीं पता। आपसे पूछा क्या इस बार, वी पूछ लिया बेटा, आपसे फाइनल वेलोसिटी देखो लिखा है, कैलकुलेट इट्स स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड, जब वो पत्थर ग्राउंड से टकराने वाला होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, वी पूछ लिया आपसे। सो पहला लगा दूं, पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू में u प्लस में gt। तो v हमारे पास नहीं पता, u हमारे पास 0 है, देन g की वैल्यू 10 रख लेते हैं, इनटू में t की वैल्यू हमारे पास 0.4 है, पॉइंट हटेगा नीचे से आएगा 10, 10 से 10 कट गया, देन v इज इक्वल टू में 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या बेटे, जल्दी से उतार लो। अगर आपको ये समझ आ गया दोनों क्वेश्चन तो फटाफट से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और तीसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, तीसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। मिटा दूं क्या मैं से, सॉरी चलो फटाफट से देखते हैं जरा। आंसर नंबर 3, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जांपल है, फटाफट से समझो। कह रहा है एक कार फॉल्स ऑफ अ लेज, लेज क्या होता है, किनारा होता है, ऊंचाई होती है ना, जब किसी की ऊंचाई के बाद वो किनारा होता है, मतलब जैसे पहाड़ की चोटी बोल सकते हैं, पहाड़ का किनारा बोल सकते हैं, वहां लेज बोलते हैं, ठीक है। सो लेज एंड द ड्रॉप टू द ग्राउंड, है ना, तो जाहिर सी बात है कार को ऊपर से फेंका जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी ना हमको, कितनी होगी भैया, 0 होगी, और टाइम कितना लग रहा है इसको ऊपर से नीचे गिरने में, 0.5 सेकंड लग रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है।
अब जी की वैल्यू इसने देखो क्या बोला है, ऊपर से नीचे कह रहा है पॉजिटिव लेनी है, जी की वैल्यू इसने खुद से मेंशन करी है, कितनी लेनी है 5 मीटर 10 लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ठीक है, फटाफट से देखो क्या क्या निकालना है। पहला क्या निकालना है, कह रहा है व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड। पहले क्वेश्चन में आपको भी निकालना है, इसके पहले पार्ट में भी निकालना है। देखो क्या सबसे निकल जाएगा, मुझे लगता है इससे पहले वाला ऐसे ही तो था, इससे पहले वाला यही तो था भाई, यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना। v बताना है, ये तो 0 हो गया, g कितना है 10 है, इनटू में 10 कितना है 0.5, यहाँ से 10 10 से 10 खत्म, इधर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। देखो v आया क्या, सबका आया क्या, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, फटाफट से सेकंड देखो, सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड। कह रहा है इतने समय में उसकी एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड बताने के दो फॉर्मूले हैं, एवरेज स्पीड बताने के दो फॉर्मूले हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या टोटल डिस्टेंस है यहाँ पर, नहीं, एक और फॉर्मूला है, फिर बताओ एक और फॉर्मूला है एवरेज स्पीड बताने का, u प्लस वी अपॉन में 2। जिसने मेरे साथ मोशन करा है या जिसने कहीं पर भी मोशन पढ़ा है तो उसको तो ये बात सारी पता है। बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना सर, अब u की वैल्यू 0 रखनी है, v हमने अभी भी निकाला है, अपॉन में 2 रखना है, तो v दैट्स 5/2 एंड 5/2 इज व्हाट, 2 2 जा 4.5 मीटर पर सेकंड। ये आ गया एवरेज स्पीड। क्लियर है क्या। अच्छा, एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हो, देखो एक और तरीका है, चलो वो वाला तरीका भी अभी डिस्कस करूंगा मैं फटाफट से। पहले मैं इसका तीसरा पार्ट बता दूं, क्योंकि तीसरे पार्ट के बाद ये सेकंड पार्ट दूसरे तरीके से हो सकता है। बाकी ये तरीका तो आपको समझ आ गया। तीसरा क्या है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहे ग्राउंड से उस किनारे की, उस ऊंचाई की क्या हाइट है, हाइट पूछी है, एच पूछ लिया बेटे। यार आप पहला लगा लो चाहे तीसरा लगा लो, आपका जो मन करता है इन दोनों में से कोई सा भी लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो पहला लगा, सॉरी ये दूसरा या तीसरा, एच ये वाला लगा लो चाहे ये वाला लगा लो, इन दोनों में से कोई सा भी लगा लो, या तो सेकंड लगा लो तो थर्ड लगा लो, दोनों में एच है। बाकी सब आपको पता है तो आप निकाल सकते हो दोनों में से किसी से भी। मैं सेकंड वाले से निकाल रहा हूँ, आप एक काम करो थर्ड वाले से निकालो और दोनों आंसर मैच करते हैं, मजा आएगा। तो एच बराबर में यू टी प्लस जी टी, हाफ जी टी का स्क्वायर। एच हमको निकालना है, यू टी, यू जीरो है तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो इधर सिर्फ हाफ इंटू में जी की वैल्यू 10 रखनी है, टी स्क्वायर कितना भाई 0.5 का स्क्वायर, 0.5 एक काम करो इसको इससे काटते हैं, 2 5 जा 10, तो पॉइंट हटेगा नीचे 10, पॉइंट हटेगा नीचे 10, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, दैट इज बाय 10 एंड 10 10 10 100, दैट इज 125 मीटर। हाइट आ गई कितनी 125 मीटर। अच्छा आ गया क्या सबको समझ में कैसे निकाला, आप इससे भी निकाल सकते थे, यही आंसर आएगा। अच्छा एक बात और कि मैंने बोला था ना एवरेज स्पीड निकालने का, एक तो ये है, एक तो एक दूसरा तरीका क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ये ना, टोटल टाइम ये ना, इसको इससे डिवाइड कर दो तब भी यही आंसर आएगा। करके देख लो, इतना तो कर सकते हो, शाबाश। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दूं क्या मैं, अगर आपने लिख लिया हो इसको मिटा देते हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन में आपको मैं फटाफट से बताता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो, उसमें कहाँ फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर फेंका गया है। ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट। एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका गया है पर वो किसी हाइट पर जाके रुक गया होगा, यहाँ पे जाके रुक गया होगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। अरे बताया तो था भी अभी। ऐसा आंसर कैसे करते हैं, गिवन क्या क्या है अपने पास भाई साहब, गिवन है अपने पास v0, ऊपर की साइड भेज रहे हो तो g पता है माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड। माइनस का है सर, कहीं के नीचे से ऊपर फेंकते हो तो माइनस का आता है, अभी अभी बताया था, अभी बताया था मेरे बच्चे। और हाइट कितनी हाइट पर जाके वो रुक रहा है, हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखी है, क्या बात है। अब देखो आपसे क्या क्या पूछ लिया है, क्या क्या पूछ लिया है। पहला तो पूछा है द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। किस वेलोसिटी से फेंके ऊपर भाई, किस वेलोसिटी से, यू बता दो उसको। और दूसरा पूछा टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। दूसरे में भैया आपसे टाइम पूछ लिया गया है, दूसरे में आपसे टाइम पूछ लिया गया है। देखो ये क्वेश्चन तो खुद से कर दो यार, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, खुद से कर दो यार। देखो क्या बात है, v पता है, g पता है, h पता है, कहाँ है v g h, ये है क्या, ये लगा देंगे थर्ड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2gh, ये लगा देगा। v हमको पता है 0 है तो ये तो पूरा कर जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस यू अपने को नहीं पता स्क्वायर है, तो 2 कितना है इंटू में g कितना है माइनस 9.8 इंटू में h कितना है 10। ठीक है, ये पूरा टर्म माइनस का है, उसके आगे भी माइनस का है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो अपने पास सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो u का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में बदल जाएगा। ठीक है, सो 9 पॉइंट इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 इंटू में आ जाएगा 2। ठीक है, 8 2 जा 16 1
18 19 196 दैट इज u भाई ये स्क्वायर चला गया ना इधर, और u 196 किसका रूट होता है, आई थिंक सो 14, so 14 मीटर पर सेकंड, u आ गया 14 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ आ गया क्या, u आ गया 14 मीटर पर सेकंड। अब एक काम करो, मुझे ये जो टाइम है, चाहे आप इसका पहला क्वेश्चन से निकालो, चाहे पहले इक्वेशन से, चाहे दूसरे इक्वेशन से, दोनों में से किसी से भी निकाल के आप टाइम मुझे खुद से कमेंट करोगे बिना नकल मारे। अरे यार इतना तो कर सकते हो ना, समझ आ रहा है क्या, तो फटाफट से करो। तो बेटा ये था, हमने पढ़ा कि हमने मोशन पढ़ा किसका, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का। आपने ऑब्जेक्ट के मोशंस कहाँ कहाँ पढ़ रखे हैं भाई, जो वो रोडों पे चल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट क्या, वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या। जब फ्री फॉल कंडीशन में होता है तब उसकी वेलोसिटी, स्पीड, हाइट, टाइम कैसे निकाला जाता है, ये हमने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से सीखा। आशा करता हूँ कि मैंने अच्छे से समझा दिया होगा और आपको समझ आ गया होगा। मैं तो कैसे भी समझाऊं, इंपॉर्टेंट है आपको समझ आ रहा है या नहीं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है ग्रेविटेशन वाले पार्ट में, मास और वेट। तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट लो, देन मैं आपको वो वाला टॉपिक समझाता हूँ। लास्ट टॉपिक जरा ध्यान दो, मास और वेट, ठीक है। समझते हैं पहले मास क्या होता है, देन वेट, और फिर हम देखेंगे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, मून पे वेट किस तरह से, कितना डिफरेंस होता है या क्या रेशियो होता है, वो वाली बात करेंगे। खैर पहले समझते हैं मास और वेट क्या है। तो देखो बहुत सिंपली तरीके से बताऊंगा, ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर्ड ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या होता है किसी भी बॉडी का, कि किसी भी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मैटर होता है, उसी को हम मास कहते हैं। इसको समझते हैं। जैसे आप एक काम करो, एग्जाम्पल के लिए मैं बड़ा फेमस एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मैं तो अपने बच्चों को इसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ऑफलाइन क्लासेस में हमने क्या कर लिया, लड्डू बना लिया। कैसे, किस चीज़ का लड्डू बना लिया, मान लो आपने मिट्टी होती है ना, मिट्टी से या किसी भी चीज़ से आपने क्या कर लिया, ऐसे लड्डू बना लिया। आप नॉर्मल सी बात करो, एक मुट्ठी मिट्टी ली और उससे हमने क्या बना दिया, ऐसे गोला बना दिया, ऐसे लड्डू टाइप में गोला बना दिया। अब अगर इस लड्डू को, ठीक है, इस लड्डू को मैं अर्थ पे है ही, अर्थ से उठाकर मून पे ले जाऊं, ठीक है, या फिर हम लोग उसको मार्स पे ले जाएं, या किसी भी अलग प्लेनेट पे हम लोग ले जाएं इसको, क्या बेटे, क्या मेरे बच्चे, क्या जितने अमाउंट से, एक मुट्ठी मिट्टी से बना ये लड्डू, क्या इसका अमाउंट चेंज होगा, क्या ये मार्स पे जाने के बाद या मून पे जाने के बाद एक मुट्ठी मिट्टी का लड्डू 2 मुट्ठी मिट्टी का हो जाएगा, यानी इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। जितना अमाउंट से बनाया गया है, जितनी मिट्टी की क्वांटिटी यानी जितने मैटर से बनाया गया है, उतना ही रहने वाला है। यानी इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। यही होता है मास, कि कोई भी बॉडी, चाहे हम चाहे आप, हम लोग जितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से बने हैं, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे कहीं पे भी चला जाए। और इसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं, कि कोई भी बॉडी कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से बनी होती है। और मास को आप इसी तरह से बता सकते हो कि मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि कितनी क्वांटिटी मैटर की आपकी बॉडी के अंदर है, दैट इज अ मास। मास को किस में नापते हैं बेटा, किलोग्राम में नापते हैं। अच्छा आपको मैं बता दूं, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, मास क्वांटिटी कैसी होती है, ये एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा आपको मैं बात बता दूं कि मास जो होता है बेटा कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है, कांस्टेंट। भाई मैंने बताया ना, चाहे इसको अर्थ पे ले जाओ, मून पे ले जाओ, मार्स पे ले जाओ, किसी भी प्लेनेट पे ले जाओ, कहीं पे भी, तो किसी भी बॉडी का मास चेंज नहीं होता। तो मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है हर जगह, ठीक है। उसके अलावा बेटा मास नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, नेवर बी जीरो। कि हो सकता है, नहीं बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी चीज में मास है तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो जीरो नहीं हो सकता। और ना ही नेगेटिव हो सकता है, मास नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि नेगेटिव अमाउंट ऑफ मैटर से बना होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मास समझ आ गया होगा आशा करते हैं। चलो वेट की बात करते हैं। वेट क्या होता है, वेट यानी कि आप जिसको पढ़ते हो वजन, है ना, आप शुरू से इसी चीज को पढ़ते हो। क्या होता है वेट, अब जाहिर सी बात है, समझो जरा। जैसे अर्थ है हमारे पास, अर्थ पे कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो अर्थ क्या करती है, इस पे अपनी तरफ से एक ग्रेविटेशन फोर्स की से लगाती है, ग्रेविटी लगाती है। इस पर्सन पे क्या लगाती है, अर्थ एक ग्रेविटी लगाती है कि नहीं लगाती, भाई जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस पे क्या करता है, इस पे एक ग्रेविटी फोर्स लगाते हैं। कौन, अर्थ के सेंटर से लगता है, भाई अर्थ है। अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना, जिसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं अर्थ के लिए, ठीक है। तो आप खुद सोचो ना, जब आपको कोई, आप खड़े हो और अगर आपको कोई नीचे से ऐसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो आप पे एक फोर्स लगा रहा है, एक दबाव लगा रहा है, और उसकी वजह से आप जहां पर खड़े होगे वहां पर आप क्या करोगे, आप भी एक फोर्स लगाओगे। भाई जहां अब अर्थ इस पे एक फोर्स लगा रही है, तो अर्थ की तरफ क्या लगाता है, ये बंदा भी क्या लगाएगा, ऐसे ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लगा रहा है।
यानी कि जब, और यहीं पे अगर हम एक वेइंग मशीन रख दे, वेइंग मशीन जो आपका वेट नापती है, जरा समझना, हमने क्या करा, अर्थ है, अर्थ के सर पे वेइंग मशीन यानी वजन नापने की मशीन, उसके ऊपर एक पर्सन रखा। अब इस पर्सन को अर्थ क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये पर्सन पे जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स हमें वेइंग मशीन पे मिलता है। यानी जिसको हम वेट कहते हैं वो एक्चुअली में वेट ना होकर एक फोर्स है जो वो व्यक्ति के ऊपर लगाया जा रहा है, किसके द्वारा, अर्थ द्वारा। अर्थ एक वेट लगाती है कि हर ऑब्जेक्ट पे, जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो अर्थ ने अपनी तरफ मुझे अट्रैक्ट कर रखा है, खींच रखा है। अब मैंने लास्ट में एक सवाल बोला था ना, भाई कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होता है तो वो गिर क्यों नहीं जाता यार, मैंने बताया था ना, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है ऐसे नीचे की साइड तो गिर क्यों नहीं जाता, क्यों, क्योंकि अर्थ उस पर क्या लगाती है, ग्रेविटी फोर्स लगा के रखती है, एक फोर्स लगा के रखती है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण से व्यक्ति नीचे नहीं गिरता। और इस फोर्स के कारण, और ये जो इसका फोर्स लग रहा होता है, कितना फोर्स ये धरती पे लगा रहा है या उस ऑब्जेक्ट द्वारा कितना फोर्स धरती पे लगाया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। यानी इट इज इक्वल टू द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स है तो इसको न्यूटन में नापते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो वेट का भी फॉर्मूला वही होगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटी वाला, तो यहाँ पर ए ना लगाकर हम क्या लगाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट का फॉर्मूला क्या जाता है, mg, तो इसको हटा दो, हमारे पास वेट का फॉर्मूला होता है mg। उसके अलावा वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये क्या है, एक फोर्स है। अच्छा, ग्रेविटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, आपको ये बात पता है। जब ऊपर से नीचे आती है कोई चीज़ तो पॉजिटिव लेते हैं जी की वैल्यू, और नीचे से ऊपर जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। यानी जी नेगेटिव सकता है तो वेट भी नेगेटिव हो सकता है। और इवन अगर जी की वैल्यू कहीं जीरो हो जाए, जैसे मून पर ग्रेविटी कितनी होती है, जीरो होती है, तो वहाँ पे जी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, एक एग्जांपल बोला, या मून पे छोड़ो, अगर आप अंतरिक्ष में जाते हो तो वहाँ पे बोलते हो जीरो ग्रेविटी, वहाँ पर आप उड़ रहे होते हो, ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू जीरो होती है। तो यानी आप बोल सकते हो वेट, जो वेट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये आपके डिफरेंस में भी काम आएगा, अगर आप डिफरेंस करते हैं मास और इसमें, तो ये जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है दोनों, और ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है? बहुत आसान चीज़ है, आपको वेट और मास अलग अलग समझ आया और इनके बीच में डिफरेंस भी समझ आया। क्वेश्चन आ सकता है वेट और मास में डिफरेंस लिखने के लिए। आगे बात करते हैं बेटा, फटाफट से खत्म करते हैं कि अब हम बोल रहे हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे खड़ा है, अब इसी ऑब्जेक्ट को हम लेके चले गए मून पे, तो अब इसके वेट में क्या चेंज आएगा? जाहिर सी बात है, यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स कौन लगा रहा होगा? अब मून लगा रहा होगा, तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। अब मून की ग्रेविटी के हिसाब से अलग फोर्स होगा ना भाई, अलग अलग जगह पर ग्रेविटेशन फोर्स अलग अलग होगी। यहाँ पर ये जो जी था, ये तो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था ना, यहाँ पर अर्थ ग्रेविटी लगाती है, वहां मून लगाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ये बात तो मैंने अभी बताई, मास कांस्टेंट रहता है बट वेट वेरी करता है जगह टू जगह। अब हमारे बुक में वेट, मून पे वेट निकालने का और अर्थ पे वेट निकालने का एक रेशियो दे रखा है, जिसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं इसको निकाला कैसे गया है। अगर आपको मून पर वेट निकालना है WM, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स mg होती है। इसके अलावा आप फोर्स क्या लगा सकते हो? इसके अलावा आप फोर्स क्या लगा सकते हो भाई? ग्रेविटेशन फोर्स लगा सकते हो ना भाई। वेट क्या है? एक फोर्स है, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी तो एक फोर्स ही है। तो g मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ये आ गया वेट ऑफ मून, निकाल लिया। ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं वेट ऑफ अर्थ, इसी के नीचे रख देते हैं वेट ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। जी से जी कट गया, इससे ये कट गया। इसको और इसको सॉल्व करोगे, बुक में आपको इसकी वैल्यूज मिली हुई है एनसीईआरटी में, आप इसको रख के सॉल्व करते हो, सो आपके पास जो रेशियो निकल के आता है दैट इज 1/6। यानी अगर आपको मून पर वेट पता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर वेट ऑफ अर्थ आ जाएगा। क्लियर है क्या? इस पे क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे कैसे आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे आपको मास दे रखा है 10 kg, आपको मास क्या दे रखा है? 10 kg दे रखा है, ठीक है। आपसे बोल दिया वेट बताओ, वेट ऑफ अर्थ बताओ, अर्थ पे वेट कितना बताओ, तो क्या लगा दोगे? mg लगा दोगे। m कितना है? 10। g की वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली क्या 9.8 रख लो, चलो, तो कितना आ जाएगा बेटा? पॉइंट हटेगा 10 से 10 खत्म, तो 98 न्यूटन। क्या आ जाएगा? अर्थ पर वेट कितना आ गया? 98 न्यूटन। अब जैसे देखो, अगर आपको मून पर वेट दे रखा है, मून पर वेट दे रखा है 60, ठीक है, 60 न्यूटन दे रखा है, आपसे बोल दिया अर्थ पर वेट बताओ, ऐसा सवाल आ सकता है। या अर्थ पर वेट देके मून पर वेट पूछ लेगा, ये दूसरे टाइप का सवाल है। तो कैसे करोगे इसको? तो आप क्या करोगे भाई, मून का अर्थ का रेशियो कितना होता है? 1/6। मून का हमको नहीं पता, तो इसको ऐसे रहने दो। अर्थ का कितना है? 60 है,
और इनटू में 1 बाय सॉरी मून का पता था, एक मिनट, मून का पता था, तो उसको मैं कर देते हैं ऐसा, मून का कितना है 60 है और यहाँ वेट ऑफ अर्थ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसकी, तो 60 इंटू 6 इक्वल टू में वेट ऑफ अर्थ, तो 6×6 36 360 न्यूटन आ गया वेट ऑफ अर्थ। क्लियर है क्या बेटा? ऐसे ही आपका अर्थ बता के मून का वेट पूछ सकता है, तो इसमें ऐसे ही सवाल बनते हैं। बाकी एक दो एग्जांपल है एनसीईआरटी के, जस्ट आप उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। हमने ग्रेविटेशन पूरा पढ़ लिया। ग्रेविटेशन मैंने बताया था 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हमने ग्रेविटेशन वाला पूरा पार्ट कर लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में थ्रस्ट और प्रेशर वाले कंसेप्ट को लेके आएंगे। सो